बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, जिसमें से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को पढ़ाया था। तो फर्स्ट लॉ जो था वो इस बारे में था कि अगर कोई भी मैटर है, कोई भी मास है, उसकी स्टेट को आपको चेंज करना है तो आपको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे तो विदाउट एनी फोर्स आपके पास जो है वो मैटर अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि अगर आपको स्टेट चेंज करनी है मैटर की तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। आप फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे से निकलता है कि वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करेगा। जब वो चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसके अंदर अपोजिशन की सलाहियत है, और इसी अपोजिशन की सलाहियत को हम इनर्शिया कह रहे होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कल तो थ्योरेटिकल पढ़ाया था, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। आप फर्ज करें कि आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, और खड़े हुए, ठीक है, आपने ऐसे ही खड़े हो गए आप, और आपने जो है ना एक किसी चीज़ को पकड़ लिया। अब होता क्या है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप जो है ना आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। वो क्यों गिरते हैं? उसकी वजह ये होती है आपकी पूरी बॉडी आगे की तरफ जा रही होती है। अब एक मरतबा बस को निगलेक्ट कर दें, ठीक है, मैं इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। आप बस को निगलेक्ट कर दें, फर्ज करें ये आप हैं और ये आप जा रहे हैं सीधे, ठीक है। अचानक आपके पाँव रुक जाते हैं तो आपकी बॉडी तो पूरी की पूरी मोशन में होती है। जब गाड़ी ब्रेक लगाती है या फिर बस ब्रेक लगाती है तो आपकी चूंकि पाँव वाला हिस्सा जो होता है, लोअर बॉडी का जो हिस्सा होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है बस के साथ, तो उस पर जब फोर्स लगती है तो फौरन से रुक जाता है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो दूर होता है आपके पास पैरों से, और उस पर ग्रिप कम होती है पैरों की, तो क्या होता है वो रेजिस्ट करता है चेंज ऑफ स्टेट को, तो फौरी तौर पर मोशन रेस्ट में नहीं आता, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से आप अचानक से आप बस में आपको एक झटका सा लगता है और आगे की तरफ आप गिर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके पास किस चीज़ की? इनर्शिया की, ठीक है। तो खुलासा ये है कि आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स अगर आपको लगानी पड़ रही है मैटर पे तो इसकी वजह इसका मतलब ये है कि अपोजिशन दे रहा है, और इसी अपोजिशन को हम क्या कह रहे होते हैं? इनर्शिया कह रहे होते हैं। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, लॉ को और इनर्शिया को कंफ्यूज नहीं करेगा, इनर्शिया प्रॉपर्टी है, और वो लॉ जो इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। सेकेंड लॉ के बारे में हमने जाना। सेकेंड लॉ में हमें ये समझाया गया कि अगर आपके पास किसी बॉडी में फोर्स लगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी उसमें प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस फोर्स के जो कि हम एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है। फिर हमने प्रोपोर्शन हटाई तो आपका फॉर्मूला आ गया था F=ma, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को समझाऊं। देखिए, ये दो छोटी बॉडी, ये दो मासेस हैं, ठीक है। अब फर्ज करें सेम मास है ना, ठीक है, एक चीज को मैंने कांस्टेंट ले लिया है दोनों प्रोपोर्शनलिटी को समझाने के लिए। अगर इस पे आप कम फोर्स लगा रहे हैं और इस पे हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, एरो बड़ा कर दिया मैंने, मतलब फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, तो इसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। बात हो गई बात? तो इस तरीके से एक्सेलरेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। जबकि एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम मासेस को चेंज कर देते हैं। ये एक बड़ा मास है और ये एक छोटा मास है। अब फोर्स हम दोनों पे एक जैसी लगा रहे हैं, इस पे भी F ही लगा रहे हैं, इस पे भी F ही लगा रहे हैं, ठीक है। चले, आप यहाँ पर चूंकि अलग लगाई थी इसलिए मैं आपको F1 और F2 कह देता हूँ, और A1 और A2 कह देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो अब हमारे पास ये केस है, एक बड़ा मास है एक छोटा मास है, एक जैसी फोर्स लगाई हमने, तो जो बड़ा मास है उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जबकि छोटा मास है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो इससे पता लगा कि एक्सेलरेशन इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। आपने इसको और इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा F/m, ठीक है। इसका अपना एक कांस्टेंट था, इसका अपना एक कांस्टेंट था, आप कंबाइन कर दिए तो एक अलग कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट यहाँ पर आता है वो 1 आता है, ठीक है। इत्तेफाक की बात है 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये कांस्टेंट 1 इसलिए आता है क्योंकि F और m का रेशियो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो F/m आ गया, तो F हो गया ma के बराबर, ठीक है। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें फोर्स को खुद हमने पढ़ा, मतलब फोर्स की अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डेवलप हुई है ना, ठीक है। अब हम लोग जिस लॉ की तरफ जा रहे हैं वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी फोर्स के बारे में ही है,
और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, गौर से मेरी बात सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, अगर आप किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो जो आपका एक्शन होगा, जो आपकी अप्लाइड फोर्स होगी, उसका उतना ही इक्वल रिएक्शन होगा। यानी जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे उसके नतीजे में उतनी ही रिएक्शन की फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर आपने एक फोर्स अप्लाई करी तो उसी मैग्नीट्यूड की फोर्स रिएक्शन में अप्लाई होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, मास में से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स F लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो बॉडी है ये उतनी ही इक्वल अपोजिशन में फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, और अगर ये फोर्स ना हो तो चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप अगर गाड़ी को रोड के ऊपर चलाएं तो क्या होता है, आप गाड़ी तेजी चल रही होती है, टाइल पे चलाने की कोशिश करें तो टाइल पे गाड़ी स्लिप होना शुरू हो जाती है। जब टाइल में आप गाड़ी को चलाते हैं तो होता ये है कि अगर आप ये आपके पास ये रोड है, बहुत तमीज नहीं ध्यान रहा मैं समझा रहा हूं, अब ये फर्ज करें गाड़ी है ना, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब रोड है, रोड और इसके दरमियान जब कांटेक्ट डेवलप होता है, यानी रोड और बॉडी के दरमियान, कार के दरमियान जब कांटेक्ट डेवलप होता है तो यहां पर जो अपोजिट फोर्स होती है, ये जो अपोजिट फोर्स मैं दिखा रहा हूं, ये फ्रिक्शन की सूरत में पैदा हो रही होती है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आप जो है ना जहाज को हवा में चलाएं, ठीक है, तो हवा क्या करती है, जहाज की मोशन को अपोज करती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करती है। इसको भी मैं डिटेल में समझा दूंगा किसी वक्त। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ऐसे ही समझिए एक जहाज जा रहा है हवा में, तो क्या होगा, जो हवा होगी उसको अपोज करेगी, तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो ये फोर्स डेवलप कर रही होगी, अपोजिट फोर्स। ठीक है, इस तरह गाड़ी जब रोड पे चल रही होती है तो टायर और रोड के दरमियान जो है ना पोजीशन पैदा होती है, और पोजीशन के नतीजे में नेगेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो रही होती है। तो आप जितनी फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं ना उतनी नेगेटिव फोर्स यहाँ से डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो जब आप टाइल पे जब गाड़ी को चला रहे होते हैं तो टाइल को जब गाड़ी पे चलाएंगे तो टाइल स्लिपरी होते हैं, तो फ्रिक्शन मौजूद होती नहीं है, और जब फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में आप फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पाते, फोर्स अप्लाई नहीं होती उतनी। ठीक है, तो गाड़ी स्लिप करती रहती है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गया, मैं दोबारा वापस की तरफ आता हूं कि अगर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, उतना ही इक्वल अपोजिट रिएक्शन डेवलप होगा। तो फोर्स अप्लाई तब होती है जब उसके अपोजिट मौजूद हो, अगर इक्वल अपोजिट रिएक्शन मौजूद ना हो सकता हो तो फोर्स ही अप्लाई नहीं होती। तो हर अप्लाइड फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। मिसाल देता हूं, बहुत आसानी से समझाऊं। ये बोर्ड है, आपके पास टेबल है तो टेबल पे अपना हाथ रख ले, दीवार है तो दीवार पे अपना हाथ रख ले, कोई भी सब चीज पे अपना हाथ रख ले। ठीक है, अब मैंने अपना हाथ यहाँ पर टच किया हुआ है तो मुझे कोई खास फोर्स महसूस नहीं हो रही। अब इसको दबाएं जरा तो आपको फोर्स महसूस होगी, और जोर से दबाएं तो और ज्यादा फोर्स महसूस होगी, और जोर से दबाएं तो आपको और ज्यादा फोर्स महसूस होगी। ठीक है, क्यों फोर्स महसूस हो रही है, आपने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई, हाथ रखा, तो जब हाथ रखा तो हाथ ज्यादा ताकत से नहीं रखा हुआ, मामूली सी जरा से सहारे से रखा हुआ, फोर्स महसूस हो रही। यही आपने इसको प्रेस करना शुरू किया, जब प्रेस करना शुरू करेंगे तो आप फोर्स बढ़ाएंगे, तो इस लॉ के मुताबिक ये बोर्ड उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स आपके हाथ पर डेवलप हो रही होगी। और अच्छे वे में समझाऊं, ये माउस है, इसको मैं रख के दबा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। अब मैं जितनी ज्यादा ताकत लगाऊंगा उतनी ज्यादा अपोजिट फोर्स डेवलप होगी, और अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं तो ये माउस टूट जाएगा। इससे वादे ये होता है, पहली चीज ये वादे होती है जब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे तो अपोजिशन में बोर्ड भी हमारे पास फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन के तौर पे, और जितनी ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ज्यादा लगा रहे हैं, यानी जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी फोर्स ये बोर्ड हमारे पे लगा रहा होगा। तो हर एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अपना हाथ किसी भी सरफेस पे रख लें और उस पर अपना हाथ को प्रेस करें, तो जितनी जोर से आप प्रेस करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स आपको महसूस होगी। इसका मतलब निकलता है, पहली बात तो फोर्स मौजूद है अपोजिट,
रिएक्शन दे रही है। हाँ, अगर आप फोर्स नहीं लगाए तो फोर्स भी कोई नहीं देगा वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन ये आती है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ आपको, आप गाड़ी रोड पे लेके चल रहे हैं, तो शुरू में आप क्या करते हैं, ज्यादा ताकत लगाते हैं और ज्यादा ताकत लगाए गाड़ी को मोशन में लाते हैं। तो शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये अपोजिट फोर्स जो होती है फ्रिक्शन की, मतलब फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती, ये भी आपको साफ बताऊं, जब आपने हाथ बोर्ड पे प्रेस किया, फोर्स लगाई, तभी आपको फ्रिक्शन महसूस, तभी आपको पोजीशन महसूस हुई। तो ये ऑटो जनरेटिंग, सेल्फ जनरेटिंग फोर्स होती है। फ्रिक्शन की समझा दो थोड़ी यहाँ पर, सेल्फ फ्रिक्शन सेल्फ जनरेटिंग होती है। रिएक्शन होता है ना, तो ये डेवलप ही जब होगा जब आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां से आपने फोर्स अप्लाई की तो फ्रिक्शन मौजूद है, तो फ्रिक्शन मौजूद है, जीरो होती है शुरू में। तो क्या हुआ, जब आपने यहां से फोर्स अप्लाई की तो यहां से भी इसने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करता रहा, बढ़ती थी यहां तक के एक वक्त आया कि फोर्स ज्यादा हो गई, तो ये गाड़ी बराबर हो गई फोर्स, तो फिर ये गाड़ी चल पड़ी। अब जब गाड़ी चल पड़ती है तो उसका कॉन्टैक्ट जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है जमीन से, वैसे क्या रहते हैं, तो फ्रिक्शन भी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो फिर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपने देखा होगा आप गियर चेंज करते रहते हैं और जब फास्ट हो जाती है तो फास्टेस्ट गियर में गाड़ी को ले आते हैं, तो उसका फ्रिक्शन जमीन है उसके साथ कम हो जाती है, तो वो फोर्स कम हो जाती है। यही जब आप रोकने पे आते हैं तो वो फोर्स दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, अगर एक बॉडी ए है वो एक्सर्ट करे बॉडी बी पे फोर्स, ठीक है, कोई भी एक बॉडी ए है वो बॉडी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो बॉडी बी जो है उसके ऊपर इक्वल अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी किसमें, बॉडी ए पे। तो उसको इस तरीके से देखते हैं कि एफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू माइनस एफ रिएक्शन। देखिए, अब आपको यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूं कि यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को, ठीक है। आपके पास जब एक वेक्टर होता है तो वेक्टर में दो चीजें आपने डिफाइन करनी होती है। एक, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, वेक्टर में दो चीजें हमने डिफाइन करनी होती है तो समझने के लिए, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मिसाल के तौर पर 10 न्यूटन है ना, ठीक है, और 10 आपका मैग्नीट्यूड है और न्यूटन उसका यूनिट है, तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड हो गया। तीन चीजें लगा लें आप, चले, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट हम दोनों नहीं बोलते, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यूनिट उसी में आ जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, ठीक है, एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए। तो फोर्स आपने जब लगाई तो एक एक्शन की फोर्स थी, ठीक है। अब नतीजे में उतनी ही फोर्स पैदा हुई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो यहाँ पर नेगेटिव लगेगा लाजमी तौर पे। नेगेटिव को लगाए बगैर आप लिख नहीं सकते, ठीक है। और ये जो एफ है इसको आप जरूरी नहीं एक्शन रिएक्शन ही लिखे, यहाँ पर एफ और एफ दोनों बराबर है, तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है। और लेकिन ये माइनस लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। बात समझा कि क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा कि डायरेक्शन क्या है फोर्स की। अब चूंकि अगर डायरेक्शन सेम होती तो माइनस की जरूरत नहीं थी, अब डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये इतना सिंपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सिंपली अगर आप एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पे अपोजिशन भी उसकी डेवलप होगी, और वो जो अपोजिशन होगी इक्वल अपोजिट होगी। वही वाली मिसाल है, हाथ दीवार पे हाथ रखा, जितनी जोर से प्रेस किया उतना ज्यादा रिएक्शन। हाँ, अगर ये सेल्फ जनरेटिंग है, सेल्फ खुद ब खुद जनरेट होती है, ठीक है। यानी आपने हाथ रखा है बोर्ड पे, कुछ नहीं हो रहा, कोई फोर्स नहीं, दबाएंगे जितने जोर से दबाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स डेवलप होगी। यही फ्रिक्शन की बात है, गाड़ी है, ठीक है। आप जब फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे उतनी ज्यादा डेवलप हो रही होगी अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन की सूरत में। आप जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रिक्शन की सूरत में अपोजिट फोर्स जनरेट हो रही हो, ठीक है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी तौर पे होता है। और एक्शन होता ही तब है जब रिएक्शन मौजूद हो उसका। तो फोर्स का तो मतलब ही यही है कि आप किसी चीज पे ताकत लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ताकत वही लगती है जहां पर कोई अपोजिशन हो, तो ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो अपोजिशन पे ही ताकत लगा सकते हैं। देखिए, टाइल थी ना, टाइल में कोई वो थी नहीं, अपोजिशन थी नहीं, तो आप वहां पर आप फोर्स ही नहीं लगा पाएंगे। टाइल के ऊपर जब गाड़ी चला रहे हैं तो आप फोर्स लगाना भी चाहे, इंजन पूरा एक्सीलरेटर दबा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो टायर वही घूमता रहेगा, इंजन लोड पे आएगा ही नहीं। लोड पे इसलिए भी आएगा कि वो फोर्स लगा ही नहीं सकता। फोर्स क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि रिएक्शन मौजूद नहीं है, वो जो ऑटो में रिएक्शन डेवलप हो रहा होता है वो मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा यहां से न्यूटन ने अक्स किया, उसको उसने इस तरीके से समझा, तो इस तरीके से उल्टा करके लिखा। क्या लिखा कि हर रिएक्शन का, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हालांकि पहले उसको ये रिएक्शन वाली बात पता लगी थी कि रिएक्शन होता है उसका एक्शन होता है, हर रिएक्शन के लिए एक्शन करना पड़ता है। बात समझ में आ गई।
हर रिएक्शन के लिए एक्शन करना पड़ता है, तो उसने लिख दिया कि हर एक्शन का एक लाजमी रिएक्शन होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हमने जो है वो न्यूटन के तीनों लॉज को पढ़ लिया। अब जो है हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स को जब हम समझ रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी थ्योरी बताओ हमें। तो अब थ्योरी तो हमें समझ में आ गई। अब न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पहली बात ये है कि उसका डेटा में डेवलप करना आना चाहिए, फिर क्या फॉर्मूले यूज करने वो हमें पता होना चाहिए। यानी शुरू के पोर्शन में जब आप डेटा समझ रहे होते, डेटा निकाल रहे होते, और साथ में आप फॉर्मूले आपको जब लिख रहे होते हैं क्या फॉर्मूला लगेंगे, तो वहीं आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। फिर जो आगे का सॉल्यूशन होता है वो तो जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर होता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये समझना जरूरी होता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो शुरू में कुछ अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये लास्ट फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है इक्वल टू वीटी। ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करूंगा और ये कैसे आया मैं दिखाता हूँ। देखिए, आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डी आर किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने ऐसे किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लिख लें इस तरीके से, टी को उधर ले गए और पलट के लिख देंगे एस इक्वल टू वीटी होगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आपके पास आ गया? तो ये बेसिकली पेरेंट इक्वेशन है, मदर इक्वेशन है। इससे आगे जो है ना वो तमाम इक्वेशन ड्राइव हो रही होती है, और इससे जो है वो इक्वेशन इवॉल्व हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अगर 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हमेशा 2 ही वेलोसिटी रहेगी। तो आप वो वेलोसिटी यहाँ पुट करें, टाइम पुट करें, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट पुट करें, वेलोसिटी आ जाएगी, या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पुट करें, टाइम आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कहाँ लग रही होती है? जहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा मौजूद होती है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो उस केस में चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो कभी वेलोसिटी आपको सेम नहीं मिलेगी। यानी अगर आपके पास 4 पॉइंट है तो इन चारों पॉइंट में डिफरेंट वेलोसिटी हमें मिल रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इन 4 पॉइंट पे आप फर्ज करें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो अगर हम इन चारों पॉइंट का एवरेज ले लें, ठीक है, तो ये बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ये मतलब मैं यहाँ पर वेलोसिटीज का एवरेज ले रहा हूँ। ए बी सी डी पॉइंट है और उन पॉइंट पे वेलोसिटी है। ठीक है, वी ए, वी बी, वी सी, वी डी करने चले ताकि आसानी रहे। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। तो 2 पॉइंट्स अगर यहां से यहां तक हम मूव कर रहे हैं, ये ए से बी है टोटल ना, और ये टोटल 4 पॉइंट मैंने इसमें लोकेट कर दिए, छोटे एबीसीडी रिप्रेजेंट किया है। तो चारों में वेलोसिटी लेके 4 से डिवाइड कर दे, एवरेज आ जाएगा। तो जब आप एवरेज भी यहां पर यूज कर सकते हैं, जब आप एवरेज वेलोसिटी यहां इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उससे भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। या वही वाली बात है जैसे आप 3 है, कोई भी 2 बताओ तो तीसरा आ जाएगा। लेकिन अब मेरा एक यहां पर सवाल है कि ये 2 पॉइंट है, इनके दरमियान आप मूव कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर जो है वो 50 पॉइंट है, आपको पता है ना, मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो इंटरवल लेना है आपने छोटे से छोटा लेना है। अब डिस्टेंस इतना बड़ा है, 50 पॉइंट है बीच में, तो 50 पे मैं वेलोसिटी बताऊंगा, उन 50 को आप प्लस करिए 50 से डिवाइड करेंगे, या 40 पॉइंट है तो 40 को प्लस करिए 40 से डिवाइड करेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये हमारे लिए हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2। यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, उन दोनों को प्लस कर ले और 2 से डिवाइड कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन इसकी लिमिटेशन है, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है तब जब वेलोसिटी, जब हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो रहा हो। ये जो वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है अगर वो यूनिफॉर्म है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये 4 पॉइंट थे, मान लें कि इनमें चेंज ऑफ वेलोसिटी 2 मौजूद है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है, तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब मिसाल ले लें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गई, ठीक है, यहाँ 6 हो गई, 2 का चेंज है ना 8 हो गई। अब 4 पॉइंट है,
2 + 4 + 6 + 8, ठीक है। इनको आप डिवाइड कर लें तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 + 6 12 और 12 20, 20 डिवाइड बाय 4 5 आ रहा होगा, ठीक है। एवरेज इसका 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो अब हमारे पास अगर मैं VI + VF/2 से निकालूं 2 + 8, ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, 2 + 8/2 से निकालूं तो तब भी 5 ही आएगा। क्यों 5 आ रहा है, इत्तेफाकन नहीं आ रहा, आएगा ही 5 अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम हो, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, तब ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये चेंज सेम नहीं है, यहां पर 2 से 4 हो गया, यहां 6 हो गया, सॉरी यहां पर 7 हो गया और यहां पर जो है ना वो 40 हो गया, तो 2 + 40 आपके पास हो जाएगा 42, और 42 को जो आप डिवाइड करेंगे तो आप समझते 21 आ जाएगा। हालांकि इनको प्लस करके एवरेज निकालें 21 नहीं आएगा आपके पास, तो ये ग्राइंडर शायद आ भी जाए किसी केस में, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होगा। अगर वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और अगर ये फॉर्मूला अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है अगर यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशंस है ये लगती ही तब है जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे अप्लाई हो रही होती है, और जब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे अप्लाई हो रही होती है तो तब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे अप्लाई हो रही होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे अप्लाई नहीं होंगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, इनको समझना है, उसमें यही तो गलती करते हैं। आपने देखा वो बच्चे इंटर में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड देने जाते हैं, डॉ मेडिकल का एप्टीट्यूड है, वहां एप्टीट्यूड काउंट होता है, तो एनडी का भी काउंट होता है, उधर जाके पढ़ते हैं ना तो एमसीक्यू सारे गलत हो जाते हैं। क्यों, कॉन्सेप्ट ही नहीं होते। वो लोग आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहे होते हैं, आप कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते, क्वेश्चन का हल नहीं मांग रहे होते, वहां कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां गलती कर जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बेसिक से सवाल देते हैं कॉन्सेप्ट वाले, वो हम गलत कर जाते हैं। तो यही चीज हमें समझनी होती है। तो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इनमें तीनों में एवरेज का जो फॉर्मूला है ना वो यूज हुआ है VI + VF/2, और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये यूनिफॉर्म, ये दिमाग में बिठा लें, एक्सीलरेशन पे यूज होता है, ठीक है। मेरी बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई? बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये जो 2 इक्वेशन है, S = VIT + ½ या 2AS = VX² - VI², ये 2 इक्वेशन जो है मेरे भाई, ये 2 इक्वेशन जो है ना, ये I जो है वो इस इक्वेशन से है। तो ये 2 इक्वेशन नहीं है मेरे भाई, ये एक ही इक्वेशन है। ये क्या है, एक ही इक्वेशन है, बस इसमें 2 मुख्तलिफ वैल्यू पुट करी तो ये आ गई, ठीक है। तो ये हम नहीं पढ़ने जा रहे, बस हमने पढ़ा हुआ है। बस समझने वाली बात ये थी कि ये 3 इक्वेशन तभी लगेंगी जब वहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको मजीद कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूं, बस ये जो है ना कॉन्सेप्ट के बारे में है और कुछ ज्यादा नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये पहली 3 इक्वेशन वहां लगेंगी जहां पर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगी, और जब एक्सीलरेशन 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो ये इक्वेशन लग रही होगी। ये तीनों लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये तीनों तो जब है ना, जब एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन है नहीं तो ये लग रही होगी। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आप समझिएगा, वो है मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा, अगर मैं आपको कहूं x + y = 5 है और 2x + y = 4 है, ठीक है। आप x की और y की वैल्यू निकालें, ठीक है। अब मैं कहता हूं नहीं ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन है, तो आप x y की वैल्यू निकालें तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। अगर मैं आपको x y 2 वैल्यू निकालने के लिए दे रहा हूं तो कम से कम मुझे 2 इक्वेशन देनी पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा मैट्रिक में, आप जब भी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को जब भी 2 वेरिएबल्स x और y निकालने होते थे तो आपको 2 इक्वेशन लाजमी तौर पे दी जाती थी, ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि क्यों दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है कि 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स है
दो वेरिएबल तभी निकलते हैं जब दो इक्वेशन आपके पास मौजूद हो। तो जब एक्स एंड वाई आपके पास मौजूद होंगे, निकालने होंगे हमें, तो तभी निकलेंगे जब दो इक्वेशन मौजूद होंगी। तो कम से कम दो, तीन, चार हो तो वो तो बोनस है, प्लस है, वो तो फायदा है हमारा। ठीक है, तो दो अगर आपके पास अननोन है तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो एक्स एंड वाई तो मैंने कल बताया था ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, ये वेरिएबल्स है, और इसके अंदर और भी वेरिएबल्स आ गए, वी आई वी एफ आ गए। तो अब हमारे पास अगर हम नोट करें ना इन तीन इक्वेशन में, तो कितने वेरिएबल है? वी एफ एक वेरिएबल है, वी आई वेरिएबल है, मुख्तलिफ वैल्यूज मिलेंगे, इसकी वेरिएबल कह रहा हूँ, ए है, टी है और एस है। तो ये 5 वेरिएबल्स हैं, सही है। और हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है सॉल्व करने के लिए 3 है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2s इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हमारे पास 5 अननोन है। कितने अननोन है? 5 अननोन है। और मैंने अभी आपको बताया कि दो इक्वेशन जो है ना एक ही इक्वेशन से इवॉल्व हुई है, तो ये दो इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, बस दो मुख्तलिफ अंदाज में वैल्यू पुट की है तो दो इक्वेशन निकली है। तो ये दो इक्वेशन नहीं है बल्कि एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने पहले वाज़ेह कर दिया इस बात को। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है बेसिकली, 5 अननोन है, 5 बल्कि 5 वेरिएबल्स है, 5 अननोन नहीं 5 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशन है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो 2 ही वेरिएबल्स आप निकाल सकते हैं, तीसरा वेरिएबल नहीं निकल सकता। यानी ये मुमकिन नहीं है कि आपके पास जो है ना वो यहां पर 3 अननोन हो और एक इक्वेशन के जरिए आप अपना हल निकाल लें। आपको लाजमी तौर पे कोई तीसरी इक्वेशन मजीद डेवलप करनी पड़ेगी अगर तीसरा अननोन हो, और ऐसा हम करेंगे अपने आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। तो इसलिए यही कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं। अब यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, सिर्फ एक ये इक्वेशन है, ये 2 मुख्तलिफ फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, ये एस इक्वल टू वी टी है बेसिकली ना, ये एस इक्वल टू वी टी है। और जब एस इक्वल टू वी टी में हमने 2 वैल्यूज पुट करी, 2 मुख्तलिफ अंदाज में वैल्यू पुट करी, तो हमने ये 2 इक्वेशन ले ली। बेसिकली इसमें आप जो है वो पुट कर दे एवरेज को, ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक इक्वेशन आ जाएगी। और एवरेज में आप जो है वो मजीद जो है वो वी एफ को भी पुट कर दें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसलिए याद है ये 2 इक्वेशन है वो एक ही है। तो ये 3 इक्वेशन नहीं है बल्कि 2 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और ये दोनों कंबाइन होके एक इक्वेशन बन रही होती है। तो ये एक और दो इक्वेशन हो गई। अब जब आपके पास 2 इक्वेशन है तो आपके पास 2 ही अननोन निकलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन का सॉल्यूशन चाहिए, रेक्टिलिनियर से बता दें कि 1 डायमेंशनल मोशन, और एक लाइन में मोशन 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन सॉल्व कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, पहली बात है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं सॉल्व करेंगे हम अपने कोर्स में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सॉल्व करेंगे। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो हमें कम से कम कितनी वैल्यू ज्यादा पता होनी चाहिए? 3 नोन होने चाहिए, तभी आप 2 अननोन निकालेंगे। ठीक है, ये आपने दिमाग में बिठाना है। तो जब भी आपके पास डेटा दिया जाए आपको, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 3 नोन्स को अपने न्यूमेरिकल में फाइंड कर लें। 3 नोन आपको पता लग गया है ना, फिर तो ये कुछ भी कर लें आप, निकल ही जाएगा आपका सॉल्यूशन। आप खुद ही 3 इक्वेशन लेंगे, खुद ही इक्वेशन अपने आप बता देंगे कि मैं क्या निकाल के दे सकती हूँ। ठीक है, वी आई और वी एफ गिवन है और ए गिवन है, तो इक्वेशन में टाइम आ जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा, खुद ही इक्वेशन बोल रही होगी कि मैं आपको क्या अननोन प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन शर्त ये थी ना, अगर ये फेल हो गया, अगर मुझे 3 नोन नहीं पता, तो मेरे भाई ये 2 अननोन आप नहीं निकाल सकते। हो सकता है 2 के जरिए 1 निकल आए तीसरा, लेकिन दोनों अननोन यानी ये 5 के 5 आपको नहीं पता लगेंगे उस वक्त तक जब तक 3 आपको पता ना हो। तो यहां पर मैं अपने कंक्लूजन दूंगा कि हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है यानी एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ये यूज होगा, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका कोई न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व नहीं करा सकता। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें यही केस हो सकता है, बहुत आ गया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। उस केस में अगर आ भी गया वो न्यूमेरिकल तो एवरेज उसी तरीके से निकलेगा कि तमाम पॉइंट पे वेलोसिटी लेके आप पॉइंट से डिवाइड कर लें, तभी वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है, वरना नहीं सॉल्व हो सकता।
तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, खत्म हो गई बात, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है तो अब उसमें ये जो 3 इक्वेशन है ये तभी यूज होंगी, तभी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जब आपके पास 3 नोन हो, बाकी तो 2 अननोन निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ अब थोड़ा सा ये कि आप इस चीज़ पर ध्यान दें, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, आ गया होगा समझ में, आप माशाल्लाह सही नहीं होंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। अब मैं यहाँ पर आज न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, आज आप बैठे इन चीज़ों को स्टडी करें, देखें, जो मैंने बात आपको बताई है उसको रिवाइज करें, उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें, थोड़ा उसको मेमोराइज करें, ठीक है। उस पर सोचें, उस बारे में भले मत पढ़ें, आप ये मेरे लेक्चर सुने उसके बारे में सोचें, फिर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग खुलेगी, दिमाग खुलेगा, फिर कल हम न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। एक काम जो अगर आपने अभी तक नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वजह ये है कि एक सीरीज़ में आपके साथ 5 वीडियो हो, और आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक पैटर्न की फॉर्म में आपके पास जो है ना वीडियोज़ आ रही होती है, तो जैसी कोई वीडियो आती है तो आपके सामने आ जाती है, तो उसको तलाश करना या उसको ढूंढना मुश्किल नहीं होता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।